गांड पर भीड़ पता नहीं लग रहा बना आवाज है डॉक्टर सुष्मिता सिंह जी मैडम, मैं सादर आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर संजीवन कुमार, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना जगदलपुर। आपका भी स्वागत है सर, और मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। सरस्वती विश्वास मैडम हमारे बीच उपस्थित है। मैडम आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आज के इस शुभारंभ में आप सादर आपको सादर सरस्वती वंदना लगा। सरस्वती वंदना, सरस्वती वंदना। हाँ चलिए, हमारे बीच उपस्थित और पुनः हमारे साथी पत्रकार बंधु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और समय को ध्यान में रखते हुए मैं आशीष उद्बोधन हेतु हमारे बीच उपस्थित प्रोफेसर शरद नेमा सर, विभागाध्यक्ष वानिकी एवं वन्य जीव अध्ययन शाला को सादर आमंत्रित करता हूँ। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 में मंच पर उपस्थित माननीय सम्मानीय डॉक्टर सुपर कुमार बोले सर, जैसे कि विशेष तौर पे कार्यक्रम का आयोजन आपके लिए ही किया जा रहा है। जैसे कि टॉपिक की बात करें तो विकसित भारत युवा संसद, तो बच्चों मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ एक कॉन्सेप्ट की मैं बात जरूर करूँगा कि संसद तो एक्चुअली है क्या। अगर आप संसद के महत्व को समझेंगे, संसद की गरिमा को समझेंगे, संसद के जो कर्तव्य है उसको समझेंगे, तो शायद हम सब आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं और इसमें आपके विचार भी प्रस्तुत होंगे तो सही तरीके से वो चित्तार्थ होंगे। संसद एक बहुत सम्मानीय हमारे लिए एक प्रतीक है। अगर हम संसद की बात करें, संसद बनता किससे, तो संसद में जो जाने वाले हमारे जो जनप्रतिनिधि या हमारे नागरिक हैं, जो कहें हम हमारे जो प्रतिनिधित्व, उस सोचिए उनके क्या कर्तव्य और उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहू साहब कह रहे हैं कि के पास क्या शक्तियां होती हैं, तो उन शक्तियों की बात कर रहा हूँ। तो ये शक्तियां हमारे द्वारा प्रदत्त की हुई होती हैं, हम जनमानस के द्वारा प्रदत्त की हुई ये शक्तियां हैं, ताकत है, और ये हमारे जो विचार होते हैं वही हमारे संसद में
परिचित होते हैं और वो ही आगे जाके कानून नियम जो बात करते हैं और बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं और हो रहे हैं। तो जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें अपना लोकतंत्र की बात करें चाहे संसद की बात करें, हम जैसे महत्वपूर्ण, हम जैसे जिम्मेदार या जिम्मेदारी को समझने वाले होना बहुत अति आवश्यक है। हमारे जो विचार हो, बेटा सुन रहे हो ना, सुन रहे हो, नहीं आ रहा है मजा तो केवल आंख बंद करके बैठ है ना। तो जिम्मेदारी सिर्फ हम अपने विचारों में ना रखें, केवल बोलचाल में ना रखें, उसे हम अपने अंदर निहित करें, चीजों को, जिम्मेदारी को महसूस करें, एहसास करें। अगर ये चीज अगर आप सिर्फ बोलने में रखते हैं, सिर्फ विचारों में रखते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं, तो शायद हम अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे। और हम जिस सोच से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, केवल हमारा प्रतिभागी बनना होगा और केवल अगर प्रथम द्वितीय तृतीय भी आ जाएंगे तो उससे कोई आपका जो आगे चाह है, आपकी जो आप चाहते हैं वो आपके सफल नहीं हो पाएंगे। तो नागरिक बनने के लिए विकसित भारत में भी बहुत बड़ा योगदान हम जैसे युवाओं का, हमारा देश युवाओं से भरा पड़ा हुआ है और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस के जो लोग होते हैं, जनप्रतिनिधि, उसका चयन हम लोग करते हैं। कुल मिलाकर के क्या होता है कि जो भी कानून नियम बनते हैं वो हम लोगों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, ऐसा संविधान भी कहता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज में, मतलब जो भी लाइन की प्रस्तावना है, मतलब हम भारत को हमारा ही शासन है। तो इसलिए संसद की अपनी गरिमा होती है। और पिछले जब से हम आजाद हुए, आप देखे होंगे कि संसद की बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं और संसद भी जो है ना, जो भी कानून बनाती है वो संविधान के अंतर्गत बनाती है। हमारा एक संविधान बना है, आप जानते होंगे, तो संविधान के अंतर्गत ही नियम या कानून बनाए जाते हैं। डॉक्टर साहू जी आपातकाल की बात कर रहे हैं। आपातकाल धारा आर्टिकल 352, 356 और 360 में है। 3 प्रकार के आपात की बात की गई है। इसमें पहला राष्ट्रीय आपात जो पूरे देश में लगता है, 356 में राज्यों में लगता है जो किसी राज्य की शासन को भंग करना होता है, और 360 वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है जो भारत में अभी तक नहीं लगी है। जो पहला राष्ट्रीय आपात है ना, वो जैसा कि हमने बताया कि पहला जो है ना पाकिस्तान और चाइना के साथ जो हमारे युद्ध हुए थे उसमें लगा, लेकिन एक आपातकाल बिना युद्ध के भी लगाया गया और वो था आंतरिक अशांति। और वो बहुत खतरनाक आपातकाल था जिसको हम जो काला दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आंतरिक अशांति मतलब क्या हुआ, दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, सरकार ने आपातकाल लगा दिया। आपातकाल लगाने से नागरिकों के पूरी अधिकार खत्म हो जाते हैं, पूरी तरह से सैनिक शासन लागू हो जाता है, आपके पास कोई अधिकार नहीं रहते हैं। आपातकाल का मतलब ये होता है। भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, जब आपातकाल की व्यवस्था की जा रही थी संविधान में, तो उन्होंने कहा था कि यह बहुत ही भयावह दिन होगा, ईश्वर भारतीयों की रक्षा करे। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय आपके पास कोई अधिकार नहीं होते हैं। सिर्फ एक अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको जीवन जीने का बस अधिकार है, जिसको उसमें नहीं खत्म किया गया है। बाकी आपके सभी अधिकार छीन सकती है सरकार, आपकी प्रॉपर्टी ले सकती है, आपको घूमने से मना कर सकती है, आपको जेल में डाला जा सकता है, जो कि हुआ भी है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना उसको फिर आंतरिक अशांति को, जब हमारा 78 संशोधन हुआ 1978 में आई थी, उस समय इसको खत्म कर दिया गया। अब जो है ना युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया और आंतरिक अशांति को वहां से हटा दिया गया। मतलब आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात नहीं लगेगा, तभी लग सकता है जबकि बाहरी आक्रमण होगा या कोई सशस्त्र विद्रोह देश पर कर देगा तब। संसद जो है ना, हम सभी जानते हैं कि संसद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी है और संसद की अपनी एक गरिमा होती है
और वहाँ पर जो है विचार कैसे, इमोशंस कैसे लगते हैं, कैसे हमारी बहस होती है, फिर कैसे उसमें वोटिंग होती है, कैसे उसमें कोई भी बिल पास होता है। कई प्रकार के बिल होते हैं, सरकारी बिल होते हैं, गैर सरकारी बिल होते हैं, उन पर चर्चाएं होती हैं, चर्चाओं में लोग अपनी बातें कहते हैं। इसके बाद ये तो पास होगा, पास होने के बाद वो वापस सदन में जाता है। हमारे पास दो प्रकार की संसद है ना, तो संसद में 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी होता है। तो फाइनल किसी बिल में दोनों सदनों से पास होने के बाद जब जाएगा तो राष्ट्रपति उसमें साइन करेगा, जैसे साइन होगा तो वो एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। पर हाँ, इसके बाद ये प्रोसेस जो संसद में, युवा संसद जो आपका आज का विषय है, उसमें हम लोग जो है ना कि हमें किस प्रकार से किसी विषय पर जिस पर कानून बनने वाला है या नहीं भी बनने वाला है, कुछ सामाजिक, राष्ट्रीय या हमारे देश से संबंधित या नागरिकों से संबंधित, ठीक है, उस पर जो भी कानून बन रहे हैं उसमें कैसे बहस और किन तर्कों के आधार पर करना है वो बहुत आवश्यक है। और आप देखे होंगे इसमें बहुत अध्ययन की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं, तभी आप संसद में बोल सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि बिना कई प्रकार के तथ्य पेश किए जाते हैं कि इसको बनाने से ये नुकसान होंगे, इस नुकसान के ये तथ्य हैं। आप जब बहस करेंगे तो पक्षों को हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कि विरोध करने के लिए विरोध नहीं किया जाता है, कोई कानून बन रहा है उसका विरोध करके क्यों कर रहे हैं। और मैं इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए हमारे बीच उपस्थित सबको बुला अच्छा, तो इसके बाद लीजिए अब आप लोग जो प्रतिभागी यहाँ आज संवाद के लिए तैयार हैं, जिला स्तरीय संवाद कार्यक्रम के लिए, तो मैं उनको सादर या मंच समर्पित करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित है कुमारी आकृति शुक्ला, विद्या ज्योति स्कूल जगदलपुर से आए और अपनी संवाद यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। और पुनः मैं बता देता हूँ भावों से जिसमें रहती रस्ता वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। आदरणीय महानुभव और सभी श्रोता, मेरा नाम आकृति शुक्ला है। मैं आप सभी को नमन और अभिनंदन करती हूँ। मैं आप सभी के समक्ष आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक विषय पर हिंदी भाषण बोलने जा रही हूँ। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का इतिहास हमें गौरव भी देता है और सीख भी। आज हम भारतीय इतिहास के उस अध्याय पर गंभीरता से विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसने हमारे लोकतंत्र की आत्मा को झकझोर दिया। आपातकाल 25 जून 1975 को घोषित आपातकाल को 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आधी सदी का यह अंतराल हमें न केवल उस दौर की घटनाओं को याद करने का अवसर देता है, बल्कि यह भी सोचने का अवसर देता है कि हमने उससे क्या सीखा और भविष्य में कौन सी सावधानियां अपनाई जानी चाहिए। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सलाह पर आपातकाल लगाया गया। तर्क दिया गया आंतरिक अशांति। वास्तव में 1970 के दशक का समय मध्य भारत के लिए चुनौतीपूर्ण था। 1971 के युद्ध के बाद आर्थिक दबाव, बढ़ा हुआ महंगाई दर, सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप, श्रमिकों और छात्रों के आंदोलन और इलाहाबाद हाईकोर्ट का चुनावी अनियमितताओं के कारण 1971 के चुनाव को अवैध घोषित करने जैसी परिस्थितियों से देश में राजनीतिक संकट छाया और देश में आंदोलन उग्र थे। इसी बीच 25 जून 1975 की रात देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई। आपातकाल की घोषणा के साथ ही देश में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। मौलिक अधिकारों का निलंबन हुआ, प्रेस पर पूर्ण सेंसरशिप लागू हुई, 1,12,000 से अधिक गिरफ्तारियां। आपातकाल के दौरान हालांकि 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किए गए जिनका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, उत्पादन वृद्धि और प्रशासनिक सुधार था। कुछ क्षेत्रों में कार्यकुशलता बढ़ी, रेलगाड़ियां समय पर आने लगी, सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति सुधरी, लेकिन इन उपलब्धियों की आड़ में जबरन नसबंदी जैसे अमानवीय कदम उठाए। गरीब और कमजोर वर्ग ने सबसे ज्यादा इसका सामना किया, जो हमारे संविधान के बिल्कुल विपरीत है। एक अच्छा संविधान या यूं कहें एक अच्छा लोकतंत्र तभी है जब उसमें रहने वाला हर नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करे, न कि किसी के भय में जीवन बिताए। आज जब हम 50 साल पीछे मुड़कर देख
सम्मानित शिक्षकगण और यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुनीता बघेल है। मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बस्तर से आई हूँ और मैं आज आपातकाल की 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के सबक पर अपना विचार प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। 25 जून 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया। यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण समय था। उस दौरान देश में आंतरिक अशांति का कारण वातावरण आपातकाल घोषित किया गया। कई मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई और अनेक राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया गया। जनता द्वारा जनता के लिए और जनता शासन के लिए, लेकिन आपातकाल के समय लोकतंत्र की आत्मा को चुनौतियां मिली। यह दौर हमारे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा का समय था, लेकिन हर कठिन समय हमें कुछ सिखाकर जाता है। आपातकाल ने हमें सिखाया कि लोकतंत्र केवल संविधान की किताब में लिखे शब्दों से मजबूत नहीं होता, बल्कि जनता जागरूक और भागीदारी से मजबूत होता है। जब नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हैं तभी लोकतंत्र सुरक्षित रहता है। आज 50 वर्ष भारत हमें यह समझाना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और न्याय हमारे लोकतंत्र की नींव है। यदि एक कमजोर पड़ते हैं तो लोकतंत्र भी कमजोर हो जाता है। एक विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि ऐसा भारत है जहाँ हर नागरिक को बोलने, सोचने और आगे बढ़ने की स्वतंत्रता है। आपातकाल के समय लोगों को अधिकार नहीं मिला था। उस टाइम पर अधिकारों को गिरफ्तार किया गया था। हमें लोगों को बोलना आना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि हमें पूरा अधिकार मिले। थैंक यू। उपस्थित सम्मानीय सदस्य एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दिलेश्वरी कश्यप, कक्षा 11वीं विज्ञान, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करीब गांव की छात्रा आप सभी के समक्ष आज का विषय आपातकाल के 50 वर्ष लोकतंत्र के लिए सबक पर मैं अपने भाषण की प्रस्तुति देने जा रही हूँ। वह दौर भी देखा था जब तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई थी। न हक की बात थी, न ही बोलने की आजादी, जब लोकतंत्र के सीने पर खंजर उतार दिया गया। आज से ठीक 50 वर्ष पहले 25 जून 1975 की आधी रात को भारतीय लोकतंत्र में आपातकाल की घोषणा की गई। भारतीयों के सभी मौलिक अधिकार छीन लिए गए। रातों रात नेता और आवाज उठाने वाले युवाओं को जेल में बंद कर दिया गया। पत्रकार, लेखक, छात्र सभी पर डंडे पड़े। न्यायपालिका को भी दबाव डालने की कोशिश की, जिससे संविधान का पूरा संतुलन बिगड़ गया। 21 महीनों की समाप्ति के पश्चात 21 मार्च 1977 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा चुनाव की घोषणा की गई। इस चुनाव में जनता ने जनता के हित में अपने नेतृत्व के लिए सरकार घोषित की और तानाशाही की सत्ता को करारा जवाब दिया। एनएसएस ग्रेड के माध्यम से स्वागत करें। एनएसएस ग्रेड को अगला प्रतिभागी है निखिल कुमार, बीएड फोर्थ सेमेस्टर, शहीद महकमा बस्तर विश्वविद्यालय। आइए आपका भी स्वागत है।
जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा भारत माँ के नारों से। प्रणाम, मैं निखिल कुमार। आज के विषय आपातकाल की 50 वर्ष। भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक पर अपने विचार अभिव्यक्ति के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। महोदय, जब किसी राष्ट्र में जनता की आवाज को दबा दिया जाता है, कलम तोड़ दिए जाते हैं और विरोध को अपराध घोषित कर दिया जाता है, तब उस राष्ट्र में लोकतंत्र नहीं अपितु तानाशाही चलता है। मैं बात कर रहा हूं आज से 50 वर्ष पूर्व, सन 1975 की। तारीख थी 25 जून। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने संपूर्ण राष्ट्र में केवल अपनी सत्ता को बनाए, देश में बढ़ती हुई महंगाई, आर्थिक संकट और असंतोष के कारण जनता उनसे सवाल पूछ रही थी तथा जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन ने उन्हें उनकी सच्चाई दिखाई दी। किंतु इससे जनता को क्या मिला? रातों रात अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी जैसे प्रमुख विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। हमारे संविधान में अनैतिक संशोधन किए गए तथा पूरा लोकतंत्र बेबस रह गया, क्योंकि मीडिया की आवाज को भी चुप करा दिया गया। महोदय, वर्ष 1975 का आपातकाल केवल एक कानून नहीं था, बल्कि यह तो आजादी की बेड़िया थी। उस समय हमारी संविधान की आत्मा को कैद कर लिया गया, हमसे हमारे मौलिक अधिकार छीन लिए गए और न्याय का चीरहरण हुआ। और साथ ही साथ अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए शिक्षा के अधिकार को भी राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1975 में केवल एक वर्ष नहीं, 1 करोड़ से भी अधिक भारतीय पुरुषों की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई, जो कि नाजी जर्मनी में चले तानाशाही अभियान से भी 15 गुना ज्यादा दर्दनाक था। किंतु इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया है, तो वह इतिहास के पन्नों से स्वयं ही मिट गया है। 21 महीने के पश्चात वर्ष 1977 में ऐतिहासिक जनादेश ने वोट की चोट पर उस काले शासन को समाप्त किया और यही लोकतंत्र की असली जीत थी। महोदय, जब आज हमारा देश विकसित भारत 2047 के स्वप्न को साकार करने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है, तब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सतर्क रहें, सरकार से सवाल पूछें तथा उस काले अंधेरे को न भूलें। हम मर्यादाओं को पाले, वर्जनाओं से बचें तथा नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए समाजनिष्ठ बने रहें एवं राष्ट्रीय एकता तथा समता के प्रति निष्ठावान बनकर यदि हम इतिहास में घटित उन गलतियों से सबक लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें एवं राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें, तो निश्चित ही हमारा देश भारत 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अपना स्थान प्राप्त करेगा। तो आज हम संकल्प लें कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेंगे, क्योंकि राष्ट्र कवि श्री रामधारी श्री दिनकर जीवित ने भी कहा है कि यहाँ की शक्ति जनता में ही निहित है, इसलिए उन्होंने कहा है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति निखिल कुमार के द्वारा। मैं निखिल कुमार का भी स्वागत करना चाहूंगा एनएसएस क्लब के माध्यम से। एनएसएस क्लब गो। इसके बाद अगला प्रतिभागी है खिलेश्वर सलाम। द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं, देवों के समान निर्णायक मंडल, राम लक्ष्मण समान मेरे युवा भाइयों, सीता माता समान बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं खिलेश्वर सलाम, एमएससी बायोटेक सेकंड सेमेस्टर। मेरा सिर झुकाकर एक ही वाक्य कहना चाहता हूँ, सत्यमेव जयते। अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। आज हम उस समय को याद करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं जब 50 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को सच की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, अखबारों की सुर्खियां गाड़ी कर दी गई और पूरे देश पर आपातकाल थोप दिया गया। लेकिन साथियों, सच में एक अद्भुत ताकत होती है। सच को रोका जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आपातकाल का यह काला दौर सिर्फ अंधेरा नहीं था, उसने हमें बहुत गहरी सीख दी। पहली सीख, भारत का लोकतंत्र सिर्फ संविधान की किताब में नहीं बल्कि आम जनता के दिलों में बसता है। 1977 के चुनाव में किसी बड़े नेता ने नहीं बल्कि गरीब, किसान, मजदूर और आम मतदाता ने अपने एक वोट से साबित कर दिया कि सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथों में होती है। दूसरी सीख इस
संकट ने हमारे संविधान को और मजबूत किया। 44वें संविधान संशोधन में यह तय किया गया कि किसी भी सरकार के द्वारा नागरिकों के जीवन और उनके व्यक्तिगत आजादी को किसी भी तरह से दबाया ना जा सके और न्यायपालिका, मीडिया और विपक्ष सबको एहसास हो गया कि अगर वो सो गए तो लोकतंत्र की सांसें रुक सकती है। तीसरी और सबसे जरूरी बात हम युवाओं के लिए, लोकतंत्र कोई मशीन नहीं है जो अपने आप चलती है, इसे चलाता है देश का जागरूक नागरिक। आज जो हम खुलकर बोल पाते हैं, सोशल मीडिया पर लिख पाते हैं, सरकार से सवाल कर पाते हैं, यह सब हजारों युवाओं, छात्रों और आंदोलनकारियों की दी हुई कुर्बानी का नतीजा है। माननीय महोदय, मैं बस्तर के उस वीर भूमि से आता हूँ जहाँ अधिकारों के संघर्ष की एक अलग ही गौरव गाथा है। जब सन 1910 में ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे जल, जंगल और जमीन पर कब्जा करना चाहा, तब अमर नायक वीर मुंडा धूर के नेतृत्व में हमारे जनजाति नायकों ने भूमकाल विद्रोह किया। उन्होंने तीर कमान और लाल मिर्च आग की टहनियों दारागिरी से अंग्रेजी तोपों का डटकर सामना किया और विरोधता को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इतिहास गवाह है कि अंग्रेज अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वीर मुंडा धूर को कभी पकड़ नहीं पाए। बस्तर की यह लाल माटी और सन 1975 का वह आपातकाल, दोनों हाथ हमें एक ही सबक देते हैं। सबक यह कि आजादी कोई उपहार में नहीं मिलता, आजादी कोई उपहार में नहीं मिलता, इसकी रक्षा हमें खुद करनी पड़ती है। इसलिए सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी उतने ही ईमानदारी से निभाएंगे? क्या हम वोट देंगे, सवाल पूछेंगे, नफरत नहीं, संवाद सुनेंगे और हर परिस्थिति में सच के साथ खड़े रहेंगे? जब जब जनता जागी है तब तब सत्ता झूठी है, जब जब जनता जागी है तब तब सत्ता झूठी है। आइए संकल्प ले, सच बोलेंगे, डरेंगे नहीं, लोकतंत्र बचाएंगे, थकेंगे नहीं। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। खिलेश्वर सलाह बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति किए हैं। खिलेश्वर का भी हम एनएसएस क्लब के माध्यम से स्वागत चाहेंगे। एनएसएस क्लब गो। अगला प्रतिभागी है हेमंत बघेल, करीब गांव, पकावट, बस्तर। मेरे प्यारे साथी, आज हम भारतीय इतिहास की उस दौर की समीक्षा के लिए एकत्रित हुए हैं जिसने हमारे लोकतंत्र को उजागर कर दिया था। 25 जून 1975 की वह काली रात आज 50 वर्षों के बाद यह आशय है कि हम उस समय से सीखे गए सबक को याद करें। 25 जून 1975 को घोषित आपातकालीन के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता और सतर्कता का स्मरण कराते हैं। यह 21 महीने का समय प्रेस सेंसरशिप, मौलिक अधिकार के निलंबन और तानाशाही मानसिकता का एक अध्याय था। यह सबक देता है कि संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लोकतंत्र के सदैव सतर्क रहना अनिवार्य है। युवा लोकतंत्र का नेतृत्व, युवा लोकतंत्र का शक्ति का संचार सकारात्मक रूप से हो। हम सब युवा मिलकर जो जाति पाति का भेदभाव होगा उसे आगे बढ़ाने का कष्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मुझे आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के सबक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मौका मिला है। इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। लोकतंत्र एक शब्द नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आवाज, उनकी आजादी, उनका आत्मसम्मान है।
लेकिन मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या होगा जब आपसे आवाजें छीन ली जाए? क्या होगा जब सच बोलना अपराध बन जाए? और क्या होगा जब लोकतंत्र होते हुए भी आप स्वतंत्र न हो? ऐसा ही एक समय भारत के इतिहास में आया था, 25 जून 1975। यह वह दिन था जब भारत में आपातकाल लागू किया गया और लोकतंत्र की रोशनी पर अंधेरा छा गया। उस रात केवल आपातकाल लागू नहीं हुआ था, बल्कि करोड़ों भारतीयों की स्वतंत्रता, अधिकार और आवाजों को सीमित कर दिया गया था। उस समय देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उनके इस एक निर्णय से ने पूरे राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया था। आज 50 वर्ष बाद हमें यह समझना होगा कि आपातकालीन केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की शक्ति और कमजोरी दोनों का जीवंत उदाहरण है। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई, हजारों लोगों को बिना कारण जेल में डाल दिया गया। जो आवाज लोकतंत्र की ताकत है, उन्हें खामोश करने की कोशिश की गई, लेकिन इस अंधकार में भी प्रकाश था। वह प्रकाश था जनता की जागरूकता, साहस और लोकतंत्र में उनके अटूट विश्वास का। भारत की जनता ने यह सिद्ध कर दिया था कि लोकतंत्र सिर्फ संविधान की किताबों में नहीं, बल्कि जनता के चेतना और साहस में जीवित रहता है। 1977 में जब चुनाव हुआ, तब जनता ने अपने मत की शक्ति से यह स्पष्ट कर दिया था कि सत्ता अस्थायी होती है, परंतु जनता की शक्ति स्थायी होती है। आपातकाल ने हमें 3 मुख्य सबक दिए। पहला, लोकतंत्र की रक्षा केवल संविधान नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक करता है। दूसरा, स्वतंत्रता का मूल्य वही समझ सकता है जिसने उसे खोने का दर्द महसूस किया। तीसरा, लोकतंत्र की असली शक्ति युवा होती है। प्रिय साथियों, हम युवा केवल देश का भविष्य नहीं है, हम देश की वर्तमान शक्ति हैं। हमारी जागरूकता, हमारी साहस और हमारी जिम्मेदारी ही लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखता है। आज आपातकाल के 50 वर्ष बाद हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम लोकतंत्र के केवल दर्शक नहीं बनेंगे, बल्कि लोकतंत्र के रक्षक बनेंगे। क्योंकि लोकतंत्र केवल संसद में नहीं रहता, लोकतंत्र केवल संविधान में नहीं रहता, लोकतंत्र जीवित रहता है हर नागरिक के आवाज में, हर युवा के साहस में और सच के लिए लड़ने वाली हर एक शक्ति में। और अंत में मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, भारत का लोकतंत्र कभी झुकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं और कभी समाप्त नहीं होगा। Thank you so much, sir, for giving me this beautiful opportunity. Today, I would like to take you back to a time when Indian democracy faced its greatest test. Respected chief guests, teachers, judges, and all my dear friends, good afternoon to everyone. Today, I am standing here before you to speak on the topic Emergency in India 1975 to 1977. These are the quotes that is coming into my mind. That emergency was dark period in Indian democracy. This is said by P.S. Bhagwati. In history, if we see that national emergency has been declared in 3 times in India. So if we talk about what is this emergency, where it has written, so it has written in our constitution of our India in part 18, article 352 to 360. The first national emergency has been declared in the war of India and China in the year 1962, and second national emergency has been declared in the year 1972 in the war of India and Pakistan, and the third national assembly has been declared in the article 352 to 360
the year 1975. The emergency was 21-month period from 1975 to 1977 declared by the Prime Minister of the Indira Gandhi. It is considered to be one of the most important and controversial part of our India, and it has been gone into the Indian history. On the 25th June 1975, state of emergency was declared due to the political instability and internal disturbance. During this time, fundamental rights were suspended, the press was censored, and many political leaders were arrested. So, here elections were also postponed. Strict control was imposed on the country. So, let us talk about in the detail of the national emergency. In the year 1971, during the election, the Indira Gandhi won the election, but the opposition leader Raj Narayan filed a case against her due to her illegal behavior of malpractice of the election. So on the 12th June 1975, Allahabad High Court declared her election invalid. So this means that Indira Gandhi could lose her post as a Prime Minister. So opposition parties started mass protests demanding her resignation from the post of Prime Minister. So due to political instability and internal disturbance, President Fakhruddin Ali Ahmad declared national emergency on the advice of the Prime Minister Indira Gandhi. Thus the emergency was enforced in India. So this taught us the importance of freedom, fundamental rights, and the democratic values. So let us always protect our democracy, because freedom once lost is hard to regain. So I conclude my speech through the lyrics of the song that is dedicated all the youth. So that is कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं दिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी. Thank you. बहुत सुंदर कोमल पैकरा स्वामी आत्मानंद कॉलेज जगदलपुर के द्वारा प्रस्तुति. इसके स्वागत के लिए मैं एनएसएस क्लब चाहूंगा. एनएसएस क्लब गो. अगला प्रतिभागी है कुमारी निर्मला नाग, शहीद महेंद्र कर्मा बस्तर विश्वविद्यालय, एमएससी जुलाई 4th सेमेस्टर. के इस दौर में, जी हाँ, आरक्षण के इस दौर में बेटियों को उनके माँ के गर्भ में आरक्षण दिलाना चाहती हूँ. हाँ, मैं विकसित भारत चाहती हूँ. नमस्कार आदरणीय मंचस्थ महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं यहाँ उपस्थित युवा शक्ति, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम. मैं निर्मला नाग, एमएससी जूलॉजी 4th सेमेस्टर एसएमकेबी की छात्रा, आज आप सबके समक्ष आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए शपथ इस विषय में अपने विचारों की अभिव्यक्ति हेतु यहाँ उपस्थित हूँ. महोदय, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का अर्थ है जनता के लिए जनता द्वारा शासन. अर्थात लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सत्ता जनता की होती है, न कि शासन की. अनुशासन के नाम पर अनुशासन का ही गुण भंग कर दिया संघ को. कैसा चढ़ा जुनून. 25 जून 1975 की आधी रात को भारत सोया नहीं, बल्कि भारत को सुला दिया गया. 21 माह तक जाग ही न पाया. एक व्यक्ति के हस्ताक्षर ने संविधान को जंजीरों में जकड़ लिया. हमारे भारतीय लोकतंत्र को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया. लाखों लोग जेल के पीछे बिना वारंट के अखबारों पर ताले और जंजीरों में जकड़ लिए गए. विपक्षी नेताओं के घरों पर बुलडोजर थे. बूढ़ा बच्चा जवान किसी को नहीं छोड़ा गया. सबके मौलिक अधिकार छीन लिए गए. लोकतंत्र की आवाज को दबा दिया गया. चुप कर दी गई थी आवाजें कई, पर विचारों को
था। भारत झुका नहीं, क्योंकि हम भारतीय के रगों में गांधी जी का खून और भगत सिंह का खून था। किसी सामूहिक आवाज ने तानाशाह को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा सबक यह नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे बड़ा सबक यह है कि ऐसा पुनः हो सकता है, वह भी बड़ी सरलता से, क्योंकि आपातकाल किसी एक व्यक्ति ने नहीं, हम सब ने मिलकर लगाया था। उस चुप्पी से जो हमने वर्षों पूर्व साथ की थी। महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका किस प्रकार हो सकती है। जिस प्रकार चित्रकार अगर चाहे तो रंगों से तस्वीर बदल सकता है, उसी प्रकार युवा अगर ठाने तो देश की तकदीर बदल सकता है। लोकतंत्र की हत्या की दिशा में अगर कोई व्यक्ति हाथ बढ़ाएगा, 1977 का इतिहास पुनः दोहराएगा, पुनः दोहराएगा। मित्रों, हमें अपना लोकतंत्र बचाने के लिए स्वयं आगे आना होगा। हमें अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं करनी होगी, क्योंकि लोकतंत्र कोई कागज का संविधान नहीं, वह हमारी आत्मा है। न्यायपालिका और मीडिया को स्वतंत्र एवं मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक कड़वा अनुभव था, लेकिन इस अनुभव ने हमें मजबूत भी बनाया। तो आइए आपातकाल के 50 वर्ष पश्चात हम यह संकल्प लें कि हम हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे, तानाशाही प्रवृत्तियों को स्वीकार नहीं करेंगे एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र केवल एक शासन व्यवस्था नहीं, जीवन जीने का तरीका है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि उस सरकार को न चलने देंगे जो लोकतंत्र की हत्या करेगा, उस व्यक्ति को न टिकने देंगे जो संविधान के खिलाफ बढ़ेगा। उठो देश के वीर जवानों, सिंह बनकर दहाड़ देंगे। लोकतंत्र की हत्या करने वालों, एक तिरंगे झंडे तुम्हारे सीने में भी गाड़ देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा जय हिंद। 50 बरस पहले छाया था, 50 बरस पहले छाया था अंधियार घना, आवाजों पर पहरा था, आवाजों पर पहरा था, सच कहना था मना। पर लोकतंत्र की लौ ने हार कभी ना मानी, पर लोकतंत्र की लौ ने हार कभी ना मानी। जनता की ताकत ने फिर लिख दी नई कहानी, फिर लिख दी नई कहानी। मैं विधेश यादव, शहीद महेंद्र कर्मा, बस्तर विश्वविद्यालय बीएड सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूँ। मैं आज आपके समक्ष आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के सभा के ऊपर कुछ भाषण बोलने जा रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय निर्णायक मंडल एवं प्रिय साथियों, मैं आज इस सदन के माध्यम से देश के उस काले अध्याय के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ जिसने लोकतंत्र को झकझोर दिया था। यह समय था 25 जून 1975, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित किया था। कहा गया कि देश संकट में है, कहा गया कि देश संकट में है। पर मैं इस सदन से पूछना चाहता हूँ, क्या देश वाकई में संकट में था या कोई सत्ता बचाने का यह उपाय था? आपातकाल लगते ही मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए गए, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए गए और विपक्षी नेताओं को बिना केस के जेलों में कैद कर दिया गया। यह लोकतंत्र नहीं, यह लोकतंत्र नहीं, यह भय का शासन था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने उस समय आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह केवल नारा नहीं था, यह जनता की चेतावनी थी। साथियों, लोकतंत्र में असहमति देशद्रोह नहीं होती, लोकतंत्र में असहमति देशद्रोह नहीं होती, लोकतंत्र में पूछना अपराध नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र में विरोध लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। लेकिन उस दौर में सवाल पूछने की कीमत जेल थी, कलम उठाने की कीमत सेंसरशिप थी, सच बोलने की कीमत स्वतंत्रता से जाना था। और आया 1977 का समय, जनता ने दिखा दिया कि भारत में असली शक्ति कौन है। सत्ता बदल गई, संविधान बच गया, कुर्सी हार गई, लेकिन लोकतंत्र बच गया, लोकतंत्र बच गया। आज आपातकाल के 50 वर्ष बाद हमें स्मरण रखना होगा, लोकतंत्र कागज पर लिखे शब्दों से नहीं चलता, कि लोकतंत्र कागज पर लिखे शब्दों से नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है जागरूक नागरिकों से। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें चेताया था कि यदि नागरिक
सजग नहीं रहेंगे। यदि नागरिक सजग नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए मैं आज इस युवा संसद में कहना चाहता हूँ, हम सत्ता के अंध समर्थन में नहीं, हम संविधान के समर्थन में खड़े होंगे। हम व्यक्ति पूजा में नहीं, हम लोकतंत्र पूजा में विश्वास करेंगे। आइए संकल्प ले, हम प्रश्न पूछेंगे, हम अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे और कभी भी लोकतंत्र की आवाज को दबने नहीं देंगे। आप सभी को मेरा चरण स्पर्श। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर मिथिलेश यादव के द्वारा अपना प्रस्तुति प्रदान किए। मैं इनके स्वागत के लिए एनएसएस क्लब चाहूंगा। एनएसएस क्लब को अगला प्रतिभागी है मेघू मुचाकी, बीए 4th सेमेस्टर, शहीद महेंद्र कर्मा, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर। सादर आमंत्रित है मेघू मुचाकी। Very good afternoon to all. Here by presenting all of respected teachers, chief guests, dear public, and my loving friends. This is Meghoo Muchaki, student of BA 4th semester, Sai Nandagama Vishwavidyalaya. Today I am here present to say that 50 years of emergency lessons for the Indian democracy. Before I go ahead, I would like to say 2 lines. मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं बोलने से पहले मैं 2 शब्द लाइनें बोलना चाहूँगा। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। Today we stand at significant milestones in the nation's June 25th, 50 years, the Declaration of Emergency 1975. For 21 months, the world's largest democracy so let go out, but we look back today. We don't just remember the darkness, we celebrate the lessons. And to make our democracy stronger. Ladies and gentlemen, let me know about what was the emergency. During those 2 years, the fundamental rights of every Indian were suspended. And some of the great leaders were jailed without any trial. Why it is happening? No one. The media and press was silent. It was the time when Constitution was silent. However, the most important thing is how the Indian history is ended. In 1977, the people of India spoke their words and proving that democracy is not a gift from the government. Democracy is not a gift from the government. It's a right of the people. Democracy is for the people, by the people, of the people. There are 3 lessons for the lessons of the youth. Number 1, freedom is a responsibility. We must stay informed. Second one is institution is shield. We must give respect to protect our media and court. And third one is most important, very very important. I know it and I don't know that. That is power of vote. We have a choice to give vote to leaders and we can choose the leaders. Just one vote. Ladies and gentlemen, just one vote. One vote can change the country. That is the power of vote. Emergency thought that a ballot box is more powerful than any sword. This is all about me and thank you for listening patiently. This is me guys, Meghoo Muchaki signing out. Thank you so much. Let's see. Thank you. Let's go!
स्वागत के लिए एनएसएस कैडेट चाहूंगा। एनएसएस कैडेट को। अगला प्रतिभागी है भुवनेश्वर कश्यप, बीए भाग 4th सेमेस्टर, कार्तिक पीजी कॉलेज जगदलपुर। सादर आमंत्रित करता हूं भुवनेश्वर कश्यप। एनएसएस क्लब गो। धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को जय हिंद। मैं स्वयं सेवक भुवनेश्वर कश्यप, शासकीय कानूनी स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर से। मत बैठिए यहाँ पे, जी हाँ, मत बैठिए यहाँ पे, क्योंकि ये अन्याय है। मत बैठिए यहाँ पे, क्यों? आखिर ये मीडिया वाले फोटो क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? मैं कारण जानना चाहता हूँ। क्योंकि कोई ये भारत के विरुद्ध है, न्याय संहिता के विरुद्ध है। जी हाँ, मैं यहाँ कोई बोल रहा हूँ, कोई अपराध तो नहीं। जी, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कोई अपराध तो नहीं। आखिर मैं सब बोल क्यों रहा हूँ? एक मिनट, मैं क्षमा चाहूंगा भुवनेश्वर कश्यप जी को। थोड़ा से आपका समय मैं बाद में लेना चाहूंगा। हमारे जो अतिथि हैं हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। आज के हमारे कार्यक्रम के अतिथि है माननीय श्री यज्ञ सिंह जी, समाज सेवी जगदलपुर। सर हमारे बीच उपस्थित है। मैं सर का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित है माननीय श्री जयराम दास जी, विद्या व मूल्यांकन बोर्ड के सदस्य, शहीद महेंद्र कर्मा, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित है माननीय श्री हितेश मौर्य जी, माननीय जिला मंत्री भाजपा। आपका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आए हुए समस्त अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के हमारे युवा संसद कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित है। माननीय श्री यज्ञ सिंह जी, समाज सेवी जगदलपुर, माननीय श्री जयराम दास जी, हमारे विद्या व मूल्यांकन बोर्ड करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित है माननीय श्री अमित राम टेके जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित है माननीय श्री परेश दादी जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थोड़ा से कार्यक्रम को मैं परिवर्तित करना चाहता हूँ और स्वागत के इस मेला में हमारे बीच उपस्थित है माननीय श्री यज्ञ सिंह जी के स्वागत के लिए मैं दंडनायक वैभव चौधरी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आए और हमारे माननीय श्री यज्ञ सिंह जी का बुके से स्वागत करेंगे। तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकालीन घोषित कर दिया। इसके साथ हमारी आजादी की आवाज भी छीन ली गई। आखिर क्यों? आज के नौजवान ये पूछते हैं कि आखिर क्यों? क्योंकि अपने सत्ता दल को बचाने के लिए आखिर यह करना इतनी जरूरी है कि आज के देश के भविष्य के साथ मैं पूछना चाहता हूँ। अखबारों पर सेंसरशिप लगाई दी जाती है। भारत के चतुर्थ स्तंभ कहलाने वाली यह जो मीडिया जो है पत्रकारिता, उसको अगर उसकी आजादी छीन लिया जाए तो बताइए वो क्या कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। लोकतंत्र सिर्फ वोट की अधिकार ही नहीं, लोकतंत्र का मतलब है बोलने की आजादी, हम सभी का आजादी। आप सब यहाँ अगर बैठे हुए हैं तो लोकतंत्र के न्यायपालिका के अंतर्गत जो संविधान मिले हुए हैं उनके तहत हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। लोकतंत्र आपातकाल ने यह हमें सिखाया, सत्ता पर नियंत्रण बहुत होना जरूरी है। आपको मैं यह भी अवगत करवा देना चाहता हूँ आदरणीय महोदय, जब यह आपातकालीन लगा था बिना कसूर के सत्ता पक्ष के जितने भी पदाधिकारी थे सबको चार दीवारी के पीछे रखा गया था। आखिर क्यों? क्या यह सही था या गलत था? केवल अपनी सत्ता को बचाने के लिए कोई इस प्रकार कैसे कर सकता है? मैं आज के नौजवानों से पूछना चाहता हूँ। मैं और तो यह सवाल करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप खुद को सवाल कीजिए कि आप एक सच्चे नागरिक हैं क्या? देश के प्रति क्या आपकी कुछ भावनाओं में अपनी समझ है? बोलने का अधिकार आपको रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ चुप्पी हुआ वहाँ आपातकालीन जैसे मामला सामने आते रहेंगे।
मेरे साथियों, इस बात पर गौर कीजिए, आज तक जहां जहां चुप्पी हुई है वहां वहां सत्ता आपको दबाती गई है। मेरे आदरणीय साथियों, तो इस बात को रखते हुए मैं यह भी बोलना चाहता हूं, जिस प्रकार से बिना दोष के, बिना मुकदमे के उस दौर पे आम पब्लिक के अलावा भी बड़े बड़े राजनेता लोग चार दीवारी को पीछे रह गए हैं। क्या ये कितना सही था? आज आपातकालीन जो 50 वर्ष के उपलक्ष्य में जो यहाँ पे बोल गए हैं, सबसे पहले आप खुद को पूछिए कि क्या आप कर सकते हो? क्या कर सकते हैं? क्या आप उस अन्याय के खिलाफ अपने आवाज उठा सकते हो? क्या अन्याय होते रहेगा उसको देखकर अपनी आवाज की बुलंद उस सरकार तक अपनी बातों को पहचान सकते हो? मैं आपको पूछना चाहता हूँ। और लास्ट में मैं अंतिम में यही बात बोलना चाहूंगा कि कहीं भी अगर अन्याय होता है और इस तरह की बातें अगर झलक भी आपको दिखाई देती है तो डरिएगा मत, उत्साह से और एक लीडरशिप करते हुए वहां पर खड़े हुए और अपनी आवाज को बुलंद से रखिए। मैं इतना कहकर अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर, जय हिंद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मुनेश्वर कश्यप के लिए मैं इनके स्वागत के लिए एनएसएस क्लैप चाहूंगा। एनएसएस क्लैप को। इसके बाद हमारे बीच है अगला प्रतिभागी के रूप में शैलेश गादे, एमएससी सेकंड सेमेस्टर रसायन सहित महत्कर्मा बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर। एनएसएस क्लैप को। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं आदरणीय शिक्षकगण और मेरे युवा साथियों, लोकतंत्र कोई विरासत में नहीं मिली चीज है। यहाँ रोज निभाना पड़ता है। 25 जून 1975 को जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू किया गया। यह आपातकाल 21 महीने तक लगातार चलता रहा, जिसमें हमारी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया गया और प्रेस पर सेंसरशिप और 1 लाख से अधिक लोगों को बिन मुकदमे के जेल में डाला गया। और साथियों, ऐसे समय में जयप्रकाश नारायण जी की आवाज गूंजी, सिंहासन खाली करो जनता आती है, सिंहासन खाली करो जनता आती है। और हमें याद आते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के वो शब्द, लोकतंत्र केवल शासन नहीं जीने का एक तरीका है। 1977 में जनता ने अपने वोट की ताकत से साबित कर दिया कि भारत में सत्ता जनता की सेवक है, मालिक नहीं। 50 साल बाद आपातकाल ने हमें सिखाया जागरूक नागरिक और स्वतंत्र मीडिया और मजबूत संविधान और मजबूत भारतीय लोकतंत्र। जय हिंद और जय संविधान। बहुत सुंदर शैलेश कुमार के द्वारा मैं शैलेश का भी स्वागत करना चाहूंगा एनएसएस क्लैप के माध्यम से। एनएसएस क्लैप को। और यहाँ हमारा अब लास्ट प्रतिभागी होगा। कुल 37 प्रतिभागी यहाँ पर रहे, जिसमें से आज का यह अंतिम प्रतिभागी है कुमारी वर्षा बेसरा, एमएससी रसायन सहित महत्कर्मा बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर। सर्दियों की ठंडी बुझी रात सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है। 2 रात समय में रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। आदरणीय निर्णायक मंडल, सम्मानित अतिथिगण, मैं कुमारी वर्षा बेसरा, एमएससी सेकंड सेमेस्टर एसएमकेवी जगदलपुर। आज हम यहाँ भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के उस अध्याय को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसने हमारे संविधान को लोहे की तरह दबाकर और भी मजबूत बना दिया है। आज से ठीक 50 वर्ष पहले 25 जून 1975 की उस काली रात को जब पूरा देश
इंसान सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाए। लेकिन वो सत्ता भूल गई थी कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी की धरती है। यहाँ सर झुकाना नहीं, सर कटाकर के लड़ना सिखाया जाता है। जब जेल की उन अंधेरी कठोरियों से जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया तो पूरे देश के लोगों के रगों में इंकलाब का नया खून दौड़ने लगा। आपातकाल हमें सिखाया कि जब सत्ता निरंकुश होती है तब देश का आम आदमी सड़कों पर उतरकर संविधान की रक्षा करता है। 1977 के चुनाव ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत की जनता रोटी से पहले आजादी और लोकतंत्र को चुनती है। आज 50 साल बाद जब हम 2026 में खड़े हैं तो यह जयंती सिर्फ एक पुरानी घटना को याद करने का दिन नहीं है, यह दिन है सचेत होने का। हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम अपने लोकतंत्र की कदर करते हैं? क्या हम तानाशाही के उस बीज को पहचानते हैं जो डर या स्वार्थ के रूप में उगने की कोशिश करता है? हमें याद रखना होगा कि लोकतंत्र कोई गिफ्ट या उपहार नहीं है जो हमें हमेशा मिलता रहेगा, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है जिसे हमें हर दिन निभाना होगा। मैं अपनी बात कुछ पंक्तियों में समाप्त करना चाहूंगी। गिरी थी बिजलियां हम पर मगर हम मुस्कुराते हैं, हम वो दीपक है जो आंधी में भी जलते जाते हैं। मिटा सकती नहीं हमें अपने मिटाने से, हम अपने खून के इतिहास का पन्ना बनाते हैं। आइए आज इस 50वीं बरसी पर हम यह शपथ लेते हैं कि भारत का संविधान, हमारी गीता, हमारी कुरान, हमारी बाइबल रहेगा। हम न कभी डरेंगे और न कभी झुकेंगे और न ही अपने लोकतंत्र को हारने देंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। NSS, let's go! बहुत सुंदर कुमारी वर्षा बेसरा के लिए मैं NSS क्लब से स्वागत चाहूंगा। NSS क्लब को। और जिस तरह से मैं बताया कि अंतिम प्रस्तुति है, तो एक और अंतिम के रूप में हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं, नाम एंट्री करवा रहे हैं, और जो भी यहाँ सभा में उपस्थित है अगर वो अपना विचार इसमें देना चाह रहे हैं संवाद कार्यक्रम में, तो आप सादर आमंत्रित हैं। मैं लास्ट रूप में फिर आमंत्रित करता हूँ अंतिम प्रतिभागी के रूप में हरीश कुमार MA हिंदी शहीद महंत कर्मा बस्तर विश्वविद्यालय जयगढ़ को। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। NSS क्लब को। नमस्कार, जय जोहार, मैं हरीश कुमार आपके समक्ष एक जो आज की जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं उसे मैं आपके बीच में करता हूँ। आदरणीय मंच मंचाल सभी अतिथिगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज हम भारत के इतिहास के ऐसे अध्याय पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं जिसने हमारे लोकतंत्र की शक्ति और सीमाओं दोनों की परीक्षा ली। आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए शपथ 25 जून 1975 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर देश में आपातकाल घोषित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति आधार पर यह निर्णय लिया गया। यह अवधि 21 मार्च 1977 तक चली। लगभग 21 महीनों का यह समय भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील दौर माना जाता है। आपातकाल लागू होते ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई और प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। कई विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमे की जेल में बंद कर दिया गया। उस समय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत था जनता की आवाज। उस समय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत था जनता की आवाज और असहमति का सम्मान कमजोर पड़ता दिखाई दिया। लेकिन इतिहास केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करता, वह हमें सीख भी देता है। आपातकाल ने हमें कई महत्वपूर्ण सबक दिए। पहला सबक यह कि लोकतंत्र की असली शक्ति
जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है। सत्ता परिवर्तन ने यह साबित कर दिया कि भारत की जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग है। दूसरा सबक है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि देश की आत्मा। आपातकाल के बाद संविधान में संशोधन किए गए ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां दोबारा न उत्पन्न हो। इससे यह स्पष्ट हुआ कि हमारा लोकतंत्र आत्म सुधार की क्षमता रखता है। साथियों, आपातकाल का दौर कठिन था, पर उसमें हमें यह समझाया कि लोकतंत्र सरकार की व्यवस्था नहीं बल्कि यह जनता की जागरूकता और सहभागिता पर आधारित प्रणाली है। यह नागरिक सजग रहे, अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझे तो कोई भी संकट लोकतंत्र को स्थायी रूप से कमजोर नहीं कर सकता। आज आपातकाल के 50 वर्ष बाद हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेंगे, असहमति का सम्मान करेंगे और संविधान की गरिमा बनाए रखेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, लोकतंत्र की रक्षा केवल कानून से नहीं बल्कि जागरूक नागरिक से होती है। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद सभी को। NSS claps go। बहुत सुंदर हरीश कुमार जी ने अपना प्रस्तुति प्रदान की। इसके लिए मैं इनका भी स्वागत करना चाहूंगा एक बार NSS क्लब से। NSS क्लब गो। इस तरह यह विकसित भारत युवा संवाद 2026 विषय आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक विषय पर जिला स्तरीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मैं हमारे बीच अतिथि हमारे सम्मानी मंच को बताना चाहूंगा एक प्रतिवेदन के रूप में कि यहाँ पर पंजीयन के माध्यम से 124 विद्यार्थियों ने अपना पंजीयन करवाया, जिसमें से 38 प्रतिभागी यहाँ उपस्थित हैं और इन 38 प्रतिभागियों के द्वारा यहाँ पर अभी जो निर्णायक मंडल में उपस्थित हैं डॉक्टर विनोद सोनी सर, डॉक्टर समीर ठाकुर सर, डॉक्टर सुकृता तिर्की मैडम और सुश्री मौसमी विश्वास, आप लोग को इसमें से निर्णायक मंडल के द्वारा तीन प्रतिभागी को सेलेक्ट करना है जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे। उनको यह राज्य स्तरीय जो संवाद कार्यक्रम चलेगा विधानसभा छत्तीसगढ़ की, उसमें जाने का अवसर मिलेंगे और जो विधानसभा में सेलेक्ट होगा उनको जो संसद भवन का जो फोटो लगा हुआ है दिल्ली में, वहां दिल्ली में नेशनल लेवल का सम्मान कार्यक्रम होगा, उसमें जाने को मिलेगा। इस तरह से यहाँ जिला स्तरीय यहाँ चयन शिविर चल रहा है, जिसमें संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी बातें रखना है प्रतिभागियों को। तो ये प्रतिभागी अभी कुछ क्षणों पश्चात आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो प्राप्त होंगे यहाँ पर उनको सम्मानित व पुरस्कृत किया जाएगा। ये निर्णायक मंडल के द्वारा हमें अभी मिल जाएंगे। हमारे बीच उपस्थित है माननीय श्री खितेश मौर्य जी। मैं आशीष उद्बोधन हेतु माननीय श्री खितेश मौर्य जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। समस्त प्रभावी एवं छात्र छात्राओं, आज हम यहाँ आपातकाल और युवा संवाद के इस पर कार्य करते हैं तो तत्काल जेल में डालते हैं। तो इस प्रकार लोकतंत्र को दबाने का काम करने का कारण आपातकाल के जरिए पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया, जो कि किसी भी देश के लोकतंत्र के बहुत ही काला अध्याय है। आप सबको पता होगा विकसित भारत यहाँ के पूर्व सांसद जो स्वर्गीय बलराम कश्यप यहाँ के पूर्व सांसद, मुझे बताने में बहुत वो है कि बस्तर से भी हमारे जो सांसद रहे पूर्व सांसद, उनको भी उन्होंने जेल में डालने का काम किया। और किसी भी देश का आजादी के लिए हफ्ते में फांसी पर झूल गए, तब आज हम देश से भारत देश को आजादी। तो बस यही सब विषय है और आगे का विषय हमारे और भी जो यहाँ अतिथिगण है आपसे आपके विषय में रखेंगे। बस इतना ही कहकर मैं अपने आप वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय खितेश मौर्य जी
हमारे बीच अभी हम सबको आशीष उद्बोधन प्रदान किए और एक अच्छी जानकारी हमें यहाँ से मिला कि आपातकाल में भी हमारे बस्तर से प्रतिनिधि को जेल में डाला गया। यह जानकारी हमें आज यहाँ से मिला और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री यज्ञश्री जी समाज सेवी जगदलपुर को सादर आमंत्रित करता हूँ आशीष उद्बोधन हेतु। सर शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के इस सभागार में आयोजित यूथ पार्लियामेंट विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का जो आयोजित हुआ है, इस आयोजन में अपने इस मंच पर उपस्थित जयराम दास जी, हितेश जी, अमित जी, परेश जी और डॉक्टर संजीवन जी, अपने इस विश्वविद्यालय के एनएसएस के प्रभारी साहू जी, उपस्थित सभी प्राध्यापकगण और इस यूथ पार्लियामेंट में उपस्थित सभी युवा साथियों। अपने देश में ये बताया जाता है कि सबसे ऊपर संविधान, और इस संविधान को बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण इकाई है वो है पार्लियामेंट। कोई भी संविधान में नए कुछ जोड़ना है, संविधान का बनाना है, संविधान में कुछ चीजें परिवर्तन करना है, तो ये पार्लियामेंट से ही होकर गुजरना पड़ता है। अपने इस देश में जो लोकतंत्र की ताकत है कि अपने क्षेत्रों से चुने हुए लोग जब उस पार्लियामेंट में, उस संसद के भवन में पहुंचते हैं तो देश को किस दिशा में लेकर जाना है और देश को आगे चलाने के लिए एक सामूहिक प्रयास जहां होता है वो पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट भी अपनी देश की बहुत बड़ी धुरी है। ऐसे पार्लियामेंट जो अभी बता रहे थे कि इसी कार्यक्रमों से आगे जाते जाते जिसको आगे भाग लेने का अवसर मिलेगा, वे राज्य से लेकर के उस संसद भवन तक इस कार्यक्रम के माध्यम से जा सकते हैं। सौभाग्यशाली तो लोग ही होते हैं जो सीधे संसद के लिए चुनकर जाते हैं, जिनको अवसर मिलता है देश के लिए नीति निर्धारित काम करते हुए देश को आगे ले जाने के लिए एक बड़ा विजन के साथ काम करते हैं। लेकिन हम अपने विद्यार्थी जीवन में रहते हुए ऐसे पार्लियामेंट के आयोजन में हम आते हैं तो अपने देश के प्रति, अपने देश का जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसके प्रति हमको गौरव का एक बड़ा भान होता है। ये वो स्थान जहां पर अपने देश के से अनेकों लोगों ने अपनी आवाजों के साथ अपनी बात रखकर के इस देश को स्वतंत्र भारत के साथ साथ आज बढ़ते हुए 75 वर्ष से आगे बढ़ रहे हैं। और 2047 का जो अपना देश है, ये अपना देश को 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं स्वतंत्र भारत के बाद। तो वो विकसित भारत जिसकी कल्पना इस देश के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो भी कहते हैं कि अपना विकसित भारत 2047 में किस प्रकार किस विजन के साथ हमको जाना है। तो ऐसे विजन, ऐसे दृष्टि को रखते हुए शायद ये कार्यक्रम अनेकों स्थान पर इस प्रकार से आयोजित हो रहा है। हमने देखा कि आज 38 लोगों ने जिस प्रकार से अपना विषय रखा है, अपनी बातों को इस मंच पर रखा है, किस प्रकार से आपातकाल के समय में भी, आपातकाल में कैसे संघर्ष रहा, उस समय की सरकार, उस समय के लोग, उस समय के आम जन लोगों ने किस प्रकार की संघर्ष किया होगा, कैसे वैसा वातावरण 2 साल का रहा होगा। इन सारे विषयों को स्मरण करते हुए हम उसकी तैयारी करके जब हम बोलते हैं तो लगता है कि हाँ, ये वो काल था, ये दौरान था जिसमें एक संघर्ष काल था। उस संघर्ष काल में भी अनेकों ऐसे इस लोकतंत्र को जीने वाले लोग खड़े थे और इस आपातकाल में कई लीडर ऐसे लीड करने वाले खड़े हो गए जो आज वर्तमान में देश के लिए अच्छा कुछ काम करने का प्रेरणा लेकर के कुछ लोग कर रहे हैं। तो ऐसे जो अपना पार्लियामेंट है, ऐसा अपना संसद है,
पिक्चर प्रकार का दिखता है। तो अपना ये विकसित भारत का पिलर क्या है, ये स्तंभ इसमें क्या हो सकते हैं? तो आज हम सभी यूथ यहाँ बैठे हुए हैं। ये जो युवा शक्ति है, ये यूथ पावर है, ये अपने देश का पहले नंबर का पिलर है। ये यूथ जिस प्रकार का सोचेगा, यूथ जिस प्रकार का अपना होमवर्क के साथ इस देश के लिए जिएगा, तो वो देश भी धीरे धीरे आगे बढ़ना है। किसी देश का युवा अपने देश के प्रति तन मन से लग जाता है तो वो देश जो है आगे बढ़ते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण इस देश के अंदर है और दुनिया के अंदर है। आज दुनिया के जो टॉप 4-5 देश हम देखते हैं, तो जो पहले दूसरे तीसरे में दिखाई देते होंगे, तो वहां के नागरिक, वहां का यूथ वो देश के लिए जीता है, तभी ये संभव हुआ है। और यूथ है, इसलिए उसके पास साहस है, इसलिए नए स्टार्टअप नवाचार करने की उसकी शक्ति है। ऐसे बहुत सारी बातें युवाओं के साथ जुड़ जाती है और उसी सभी आकांक्षाओं के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। इसलिए शायद ये पहला पिलर है। दूसरा आता है कि अपने देश की ये नारी शक्ति है। सांसद ने ये नियम बनाया है कि कितना प्रतिशत उनको देना है, आया ना बीच में। तो अपने देश में ये जो नारी शक्ति है, ये वुमन लीड, ये डेवलपमेंट, ये इसको कहा गया कि अब महिला नेतृत्व ये जो आने वाली है, इसको विकसित करना। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, इसमें अब नेतृत्व करने वाली जो शक्ति है उसको बढ़ाना। इसी में तीसरा है इस देश का किसान, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं। ये अन्नदाता, ये जो किसान है, ये जब तक मजबूत नहीं होंगे, क्योंकि अपना यह देश कृषि प्रधान देश है, और ये मजबूत होंगे तब अपना देश भी विकसित का जो रोड है, जिस रोड मैप है, उसमें हम बढ़ पाएंगे। इसलिए देश में आधुनिक खेती की ओर और किसानों की आय बढ़े, किसान जो है खुश रहे, इसके लिए एक बड़ा प्रयास इस देश में हो रहा है, होने वाला है। और ऐसी चौथी जो शक्ति है, तो ये 3-4 प्रकार की जो शक्ति है, सब मिलकर भारत को एक विकसित भारत बनाने की दिशा में हम सब बढ़ने वाले हैं। तो ये आयोजन, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन से हमें अपने देश के प्रति सोचने के लिए, देश के लिए कुछ करने का भाव जो है अंदर से हमारे अंदर आता है और हम कुछ करने की प्रेरणा लेते हैं। मैं अपने इस विश्वविद्यालय के इस सभागृह में आयोजित एनएसएस के माध्यम से जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इसकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए और आप सभी लोग को आने वाले समय आगे बढ़ने वाले प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आगे अपना देश विकसित भारत बने, इसी शुभकामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर संदेश हम सबको आपने आशीष उद्बोधन के माध्यम से दिए हैं। हमें हमारे देश को एक विकसित भारत, विकसित देश बनाना है, जिसके लिए हमें अपनी संसद को भी दृढ़ बनाना होगा। एक अच्छा युवा वहां पर विचार करके भेजना होगा, जिससे हम एक अच्छा सशक्त देश का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री जयराम दास जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आशीष उद्बोधन के सर। एक बार मैं माइक से दूर होकर बोलना चाहता हूँ, जो लोग पीछे बैठे हैं ऐसे थोड़ा सामने बैठेंगे तो आप लोगों से मेरे को बातचीत करने में अच्छा लगेगा। मेरे भाइयों, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती और भारत माता को नमन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य रूप से उपस्थित एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, जो राष्ट्र को दिशा देने के लिए, युवा शक्ति को दिशा देने के लिए और समाज के सभी वर्गों को दिशा देने का काम, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को त्याग कर सामाजिक जीवन में
अपने संपूर्ण जीवन की आहुति देने वाले ऐसे हमारे बीच में आदरणीय श्री यज्ञ सिंह राठिया जी, और इस कार्यक्रम में मेरे सहपाठी मित्र श्री खितेश मौर्य जी। आप भारतीय जनता पार्टी में जिले के मंत्री हैं, आप सामाजिक क्षेत्रों में आपका कार्य है, और साथ ही आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में एनएसएस के हमारे विश्वविद्यालय के प्रमुख की भूमिका निभा रहे कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर सजीवन कुमार जी। आप फॉरेस्ट्री के एचओडी भी हैं, और आप बस्तर में युवाओं के बीच में क्या होना चाहिए हमेशा मैं उनसे चर्चा करते रहता हूँ। इसके अलावा हमारे इस अध्ययनशाला के एनएसएस के प्रभारी के रूप में मेरे दाईं ओर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर भुवनेश्वर लाल साहू जी, और यहाँ मेरे साथ उपस्थित अमित रामदेव जी और परेश जी। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में मैं सामने की पंक्ति में उपस्थित डॉक्टर विनोद कुमार सोनी जी, आज की इस भाषण प्रतियोगिता के निर्णायक समिति के आप सदस्य हैं। डॉक्टर समीर ठाकुर जी, और सर इसमें शामिल हैं निर्णायक समिति में डॉक्टर भुवनेश्वर लाल साहू जी और डॉक्टर सुचिता तिर्की मैडम और सुश्री मौसमी विश्वास मैडम, और मेरे दाईं ओर हमारे मानव विज्ञान के एचओडी के रूप में हमारे बीच में विराजमान है प्रोफेसर डॉक्टर कोलेश्वर, और यहाँ उपस्थित अन्य समस्त प्राध्यापकगण, और मैं मेरे सामने की तरफ हमारे बीच में मौजूद है, आप सब उनसे परिचित होंगे, उनकी कलाकृति और उनकी पत्रकारिता, और हमारे बस्तर के साथ हैं अविनाश प्रसाद जी, मैं उनका भी आज की इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हमारे बस्तर के एक अलग टैलेंट हैं जिन्होंने हमारे बस्तर की संस्कृति सभ्यता को दिशा देने का काम किया है, और आज के इस कार्यक्रम में यूथ पार्लियामेंट के समस्त प्रतिभागी मेरे भाई और बहन। मुझे जिस विषय में आप सभी से बात करना है, विकसित भारत का लक्ष्य 2047। विकसित भारत हम सुनते आ रहे हैं, विकसित भारत की परिकल्पना को लेकर 2021 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों के सामने इस विषय को रखा। तो विकसित भारत की परिकल्पना मतलब क्या, विकसित भारत को हम किस रूप में देखते हैं और हम क्या समझते हैं विकसित भारत। आज हमारी राज्य और केंद्र की सरकारें विकसित भारत को लेकर कार्य कर रही है, ऐसा हम सबके बीच में ध्यान में आता है। और विकसित भारत 2047 के ऊपर अगर हम प्रकाश डालने का प्रयास करें तो मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने आज के यूथ पार्लियामेंट के इस कार्यक्रम में आप सभी के बीच में उन्होंने आपातकाल के विषय को सबके सामने प्रमुखता से रखा है, जो आप लोगों का टॉपिक नहीं है। मैं आप सभी को आपातकाल से पहले के उस दौर में ले जाना चाहता हूं। हम उस दौर को याद करते हैं। माफी चाहूंगा क्योंकि आप लोग मुझे मेरे ख्याल से 11 बजे से बैठे हैं और अभी 2:30 बजने को हैं, तो मैं एक चीज पहले आप लोगों से स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि जहां भी मुझे युवाओं का जमावड़ा मिलता है और जहां भी इसका कार्यक्रम मिलता है, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी के साथ बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक और सम्मान के साथ मैं अपनी बातों को आपके सामने रखूं। और मुझे हमेशा ऐसा विश्वास होता है कि आपने ध्यान से सुना हो, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे से जब तक मेरी बातों से कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में ऐसा अपना भाषण करने के लिए नहीं आया हूं, मुझे आप लोगों से संवाद करना है, बातचीत करना है। ये तो बहुत हर्ष और गौरव का विषय है कि आज हम यूथ पार्लियामेंट का आयोजन और उस आयोजन के हम प्रतिभागी हैं। और मुझे अभी डॉक्टर सजीवन सर से मेरी बात हो रही थी, इस पूरे यूथ पार्लियामेंट के कार्यक्रम में ऐसे 124 रजिस्ट्रेशन हमको प्राप्त हुए थे, जो हमारे लिए काफी कम है, मुझे ऐसा लगता है। और 34 छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो हमारे सामने प्रतिभागी भी छात्र छात्राएं, जिसमें कुछ स्कूल के भी छात्र छात्राएं यहाँ पे सम्मिलित हैं। तो देश में आपातकाल के दौर को हम सभी लोगों ने अभी संक्षेप माध्यम से किसी न किसी रूप में वक्ताओं और प्रतिभागियों के माध्यम से सुनने का प्रयास किया है।
मैं आप लोगों को देश के आपातकाल के उस पिछले दौर में मैं बहुत कम समय के लिए लेके जाना चाहता हूँ। हमारे देश के आजादी के आंदोलन में अगर हम बात करें तो हमको 1857 का वो संग्राम याद आता है, जहां का नेतृत्व क्रांतिकारी के रूप में हमारे इस देश के गौरव शहीद मंगल पांडे ने किया था। हम उसके पीछे के इतिहास में हम कभी जाने का प्रयास नहीं करते हैं। आज अगर देश में आजादी के स्वरूप की बात करें और हम जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर भारत है, तो इसमें आजादी के 1857 की लड़ाई के पहले का भी बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, जिसमें देश के वीर नौजवानों ने और देश के जनजातीय समाज ने अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने देश को अपने समक्ष सर्वोच्च पटल पर रखा था। मैं बहुत कम समय के लिए आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि 1857 की क्रांति से पहले जब इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ जब हमारी लड़ाई हुई थी, तो उस लड़ाई में सबसे ज्यादा भारत के सभी जनजातीय क्षेत्रों में जिस जनजातीय समाज को हम पिछड़ा और सबसे अशिक्षित असभ्य समाज मानते हैं, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि वही जनजातीय समाज है जिसने देश में आज आजादी की लड़ाई के इस नेतृत्व में सर्वोच्च बलिदान अगर किसी ने दिया था तो इस देश के जनजातीय समाज ने दिया था। आप सब लोगों को मैं इसलिए अवगत कराना चाहता हूं क्योंकि हम इस बस्तर की इस मिट्टी पे बैठ के बात कर रहे हैं और ऐसी चीजों का बात कर रहे हैं, मैं उस पर भी आऊंगा जो हमारे देश को दिशा देने वाला है और देश का भविष्य को तय करने वाला है, जिसको हम विजन 2047 के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक अगर इस देश में अंग्रेजी सेनाओं को अगर किसी ने मारा और किसी क्षेत्र में मारे गए तो वो सबसे ज्यादा ट्राइबल क्षेत्रों में मारे गए। मैं पिछले दिनों कामकेर के किसी महाविद्यालय में मैं देश के क्रांतिकारियों को लेकर, बस्तर के क्रांतिकारियों को लेकर जब मैं बात कर रहा था, तो वहां के छात्रों को शहीद वीर ढूंढा शहीद गेंद सिंह का नाम पता नहीं। इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी दोष है, ऐसा मैं मानता हूं। देश के आजादी के आंदोलन में बस्तर के शहीद वीर गुंडाधुर के आंदोलन से प्रभावित होकर देश के सभी जनजातीय क्षेत्रों में, देश के सभी भूभागों में आजादी का आंदोलन प्रारंभ हुआ था। जो कि आप लोग आपातकाल की बात कर रहे थे, वो जो 21 महीने के आपातकाल की बात कर रहे थे, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, मानते हैं साहब? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, मानते हैं आप लोग? लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में, इसी लोकतंत्र में, इसी देश में हमारे उस तत्कालीन नेताओं ने हमारे लोकतंत्र की हत्या की। उस हत्या को आप लोग भली भांति जानते होंगे। इसलिए मैंने 1857 की क्रांति के पहले कुछ जनजातीय वीरों को उल्लेख करना जरूरी होगा। तिलका मांझी के योगदान को आज का विद्यार्थी नहीं जानता, भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को आज का विद्यार्थी नहीं जानता, जिन्होंने 24 वर्ष की आयु में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उस तिलका मांझी को हम भूल गए, जिन्होंने इस देश में आजादी दिलाने के लिए 40 किलोमीटर जिनको घोड़े से बांध के घसीटा गया था, और उस दौर के झारखंड राज्य में उनको फांसी दे दी गई थी बीच चौराहे पर। हम अपने देश के उन वीरों को हम भूलते जा रहे हैं, ऐसे मुझे प्रतीत होता है। इसके बाद में विजन 2047 विकसित भारत के विषय में आप सबके सामने, आप सभी से मैं चर्चा और संवाद करना चाहता हूं। विकसित भारत को लेकर आज का युवा पीढ़ी क्या समझता है, इस चीज को मैं 2021 से सुनता आ रहा हूं, लेकिन मुझे 2021 के बाद 2-3 साल लगे कि विकसित भारत कैसा होना चाहिए, हमारे भारत देश का स्वरूप कैसा होना चाहिए। और विकसित भारत बनाने के लिए केवल इस देश की सरकारें या देश या राज्य की सरकारें विकसित भारत नहीं बना सकती। विकसित भारत की अगर हम परिकल्पना करते हैं तो विकसित भारत एक ऐसा भारत होगा जो एक सशक्त राष्ट्र होगा, विकसित राष्ट्र होगा, आत्मनिर्भर राष्ट्र होगा, समावेशी भारत बनेगा। लेकिन समावेशी भारत और विकसित भारत कैसे बने? आज हम आजादी के अमृत काल के उस महत्वपूर्ण क्रांतिकारी समय में आज हम सब युवा शक्ति के उस समुदाय को नेतृत्व कर रहे हैं। आज देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए 2022 में, और 2022 से 2047
2048 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र के श्रेणी में आएगा, उसको हम देखना चाहते हैं। विकसित भारत के ऊपर बोलना, भारत के भविष्य के ऊपर बोलना है, जो हम सभी का सपना है कि हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बने। तो विकसित राष्ट्र बनने के लिए मैं आप सभी के सामने एक चीज ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं। एक गांव था, गांव की बसाहट एक नदी के किनारे थी। तो गांव का एक व्यक्ति एक दिन नदी के किनारे बैठ के रो रहा। तो एक सन्यासी वहां से गुजर रहे थे, एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? तो उनका कहना था कि मैं गरीबी से मैं त्रस्त हो गया हूं, मेरे पास कोई साधन या संसाधन नहीं है और मुझे जीवन यापन करना बहुत कठिन हो रहा है और मैं अब अपने जीवन यापन के सपने को मैं समाप्ति की ओर देखना चाहता हूं। तो साधु महात्मा ने उनको समझाया बिठाकर और उनको बोला कि ये जो आपके सामने नदी है, इस नदी में एक ऐसा पारस का पत्थर है और उस पारस के पत्थर में अगर आप लोहे की कोई वस्तु उसके पास डालेंगे तो आपका डाला हुआ लोहा भी सोना बन जाएगा। तो वो जो व्यक्ति था 15 दिन तक रोज नदी में जाता, सबसे पहले घर एक कील लेने के लिए गया और किसी रस्सी के माध्यम से नदी में रोज उतारता, लेकिन उसको कभी वो पत्थर का स्पर्श नहीं मिल रहा। लेकिन उसके दिमाग में एक माइंडसेट बन गया था कि यहाँ पे पारस का पत्थर है और मुझे इसको प्राप्त करना है। तो एक दिन ऐसा आया कि उस व्यक्ति ने जब नदी में उस लोहे की कील को डाला, जो जितना भी मोटा एक कील रहा होगा, तो उस दिन वो उस पत्थर को टच कर गया और जब उसने उसको बाहर निकाला, उसने देखा कि वो सोने का बन गया है। तो सोने का बन गया है और उसको सोना मिल गया और उसकी जो आर्थिक स्थिति थी उसमें परिवर्तन आ गया है। उसको ऐसा महसूस होता है कि जिस महात्मा ने मुझे बताया था कि यहाँ से मुझे सोना प्राप्त होगा, वो सोना आज मुझे 15 दिन के बाद मिला है। तो सबसे पहले उसके विचार में था, उसके माइंडसेट में था कि मुझे इस सोना को प्राप्त करना है, मुझे अपनी आर्थिक स्थिति को दूर करना है। तो उस व्यक्ति के मन में ये भाव था और वो चीज उसको 15 दिन के बाद प्राप्त हुआ। लेकिन इस दौरान, इस 15 दिन के दौरान उसने कभी विचलित नहीं हुआ कि महात्मा ने जो बताया है पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस कहानी को छोटे स्वरूप में आप लोगों को मेरा बताने का मकसद यही है, अगर हम युवा संसद के कार्यक्रम में अगर हम बात कर रहे हैं, यूथ पार्लियामेंट को लेकर अगर बोल रहे हैं, जो इस देश के भविष्य का निर्माण, वर्तमान का क्रियान्वयन जिस देश के मंदिर के हाथ में है, उस जगह तक पहुंचने के लिए जब अगर हम बस्तर की इस धरती में बैठ के बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यूथ पार्लियामेंट के विषय में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में कभी भी परिवर्तन माइंडसेट से नहीं आएगा मित्रों। हमारे दिमाग में और हमारे में अगर कभी परिवर्तन आएगा तो हमारे माइंडसेट से परिवर्तन आएगा। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत हमारा देश कैसे प्राप्त करेगा? बस्तर में बैठ के हम विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हम सबकी भूमिका हम कैसे तय कर सकते हैं? बस्तर में बैठ के भारत का भविष्य को तय करने वाली बात हम कैसे कर सकते हैं और हम सभी युवाओं का, हम सभी छात्रों का कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है? मैं आज से 100 साल पीछे आपको ले जाना चाहता हूं। आज हमारे सामने जर्मनी हो, जापान हो या फिर सिंगापुर हो। सिंगापुर के बारे में आप सभी ने सुना होगा। 57 किलोमीटर पूर्व पश्चिम और 27 किलोमीटर उत्तर दक्षिण को अपना क्षेत्रफल तय करता है। 700 से 750 वर्ग किलोमीटर का वो देश सिंगापुर आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में है। लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये देश आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, लेकिन वो देश आज अपने विकसित राष्ट्र को लेकर खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चीजों का संरक्षण नहीं किया। हम विकसित राष्ट्र को प्राप्त करेंगे, लेकिन जब तक हम प्रकृति के साथ, प्राकृतिक मूल्यों के संरक्षण के साथ जब तक हम जीवन यापन का आधार नहीं मानेंगे, जब तक हम अपना
अपना आधार नहीं बनाएंगे तब तक हम विकसित राष्ट्र नहीं कहलाएंगे। आज जब विकसित राष्ट्र की बात होती है तो देश के सर्वोच्च पदों में बैठे हुए हमारे जो नेता जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम आने वाले 2047 तक 40,000 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को हम गेन करना चाहते हैं। 40,000 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को गेन करने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकताएं होगी, तो हमको उतने गहरे सवालों में जाके हमको विचार करना पड़ेगा। आज अगर हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर में देश की जीडीपी का अगर 3% का अगर हम उपयोग देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करेंगे तब हम 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि मैं विकसित भारत में भारत के भविष्य पे आप सभी के सामने बोलने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं और इस मंच के माध्यम से आप सबको मैं विकसित भारत के उस लक्ष्य और विकसित भारत के विषय में चर्चा करना चाहता हूं। लेकिन इस चर्चा के लिए मुझे लगता है कि मैं सभी बातों पे अगर जाना चाहूंगा तो आप सब लोग बाहर चले जाएंगे और मैं अकेला बोलता रह जाऊंगा और मैं सुनता रह जाऊंगा। इसलिए बहुत कम समय में आप सबको मैं विकसित भारत के लक्ष्य और हमारे देश की वर्तमान स्थिति और वर्तमान प्रदेश परिदृश्य पे और हमारे देश के वैश्विक कूटनीति पे मैं बहुत कम समय में आप सभी से चर्चा करना चाहता हूँ। अगर हम युवाओं की बात करें तो विकसित भारत में युवाओं की क्या भूमिका तय होती है, मैं आपको बचपन से कोरिलेट करके बात करना चाहता हूँ। विकसित भारत में हम अभी सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हमारे देश में चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वैश्विक कूटनीति हो, चाहे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे देश में ग्रीन एनर्जी की बात हो, चाहे देश में क्लाइमेट चेंज की बात हो, सारी चीजें आज के युवाओं को टच करते हुए जाती है। मैं जहां तक समझता हूं कि युवा पीढ़ी को अगर विकसित भारत में योगदान देना है और इस भारत के भविष्य को बनाना है तो देश की सरकारें नहीं बनाएंगे, देश के नेता नहीं बनाएंगे। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना पड़ेगा। समय अनावश्यक हो गया। मैं जिन विषयों पे आप लोगों से बात करना चाहता था उन विषयों की मैंने समय सीमा तय की थी कि मैंने 1 मिनट में खत्म कर दूं, लेकिन वो विषय मैं आप सबके सामने आज मैं आपके इस कार्यक्रम में रखने का प्रयास बस किया हूँ, जिसका कुछ आउटलाइन में से बोलने का प्रयास किया हूँ। मैं सारे विषयों पे सारगर्भित में चर्चा नहीं कर पाया हूँ, जिसके लिए मुझे अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है। तो और आज का जो युवा पीढ़ी है वो सुनना कम पसंद करता है, इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि मुझे विश्वास है कि मेरी बातों को आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना होगा। इसलिए मैं आप सभी का पुनः आप सभी को बधाई देता हूँ आज के इस कार्यक्रम के लिए। और विश्वविद्यालय में जिस तरह का आयोजन विश्वविद्यालय कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि हमारा विश्वविद्यालय बस्तर में सिर्फ डिग्री देने का माध्यम मत बने। बस्तर की चर्चा देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में होना चाहिए और बस्तर में नया इनोवेशन और इंटरवेंशन होना चाहिए और बस्तर में नया अनुसंधान होना चाहिए और आप लोगों के माध्यम से होना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय जयराम लाल जी आज के हमारे अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हमें आशीष उद्बोधन के रूप में सारे हमारे विकसित भारत के संदेश प्रदान किए। इसके लिए मैं सर के स्वागत करने के लिए एनएसएस क्लैप चाहूंगा। एनएसएस क्लैप को, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। पहले भी आपको पता है कि हमारा भोजन का समय और 2 सेशन में होना है, तो भोजन भी लग चुका है। मैं अति शीघ्र जितने भी प्रतिभागी हैं उन प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरण के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। आप लोग अति शीघ्र आए और प्रमाण पत्र अपना प्राप्त करेंगे। जो प्रतिभागी यहाँ पर अपना प्रस्तुति दिए हैं, इसमें मैं नाम कंटिन्यू अनाउंस कर रहा हूँ, आते जाएंगे। कुमारी आकृति शुक्ला विद्या ज्योति स्कूल जगदलपुर से हैं, अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। इसके बाद कुमारी सुनीता बघेल शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय बस्तर, कृपया एनएसएस से निश्चित रूप में स्वागत करें। एनएसएस की ध्वनि बढ़नी चाहिए हमारे प्रतिभागी साथियों के लिए। एनएसएस क्लास को कंटिन्यू।
हमारी कक्षा करीब 9:58 है। निखिल कुमार बीएड होम मिनिस्टर निखिल कुमार आगे रहें। निस्बत सलाम एमएससी बागले निस्बत सलाम हेमंत बघेल करीब 9:58 सम्मानित मंच से आग्रह है हमारे प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरण करेंगे। हेमंत बघेल साहिल कश्यप कोमल पैटरा साहिल कश्यप की कोमल पैटरा निर्मला यादव महबूब शाही भुवनेश्वर कश्यप शैलेश कुमार कुमारी वर्षा मिश्रा और हरीश कुमार अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। हरीश कुमार जो नहीं है उनका प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। जो विद्यार्थी ने उनका प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। दे रहा हूँ माननीय श्री यज्ञश्री जी, माननीय श्री जयराम दास जी और माननीय श्री विजय जी और हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री अमित रामटेके जी, माननीय श्री परेश टाटी जी, सभी के सम्मान के लिए मैं हमारे विश्वविद्यालय की ओर से सम्मानित करने हेतु डॉक्टर संजीवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करता हूँ कि अतिथियों को सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। माननीय श्री यज्ञश्री जी को सम्मानित करने के लिए मैं संजीवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करता हूँ और समस्त प्राध्यापक साथी सर लोगों को सादर आमंत्रित करता हूँ और माननीय अतिथियों को सम्मानित प्रदान करें। माननीय श्री जयराम दास जी के सम्मान माननीय श्री विदेश मौर्य जी के सम्मान के लिए डॉक्टर संजीवन सर को सादर आमंत्रित करता हूँ। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा हमारे सभी अतिथि। आज यहाँ बहुमूल्य समय हमें बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर में मिला। विकसित भारत एवं यूथ पार्लियामेंट 2026 विषय आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक विषय पर यह जिला स्तरीय संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आपने हमें बहुमूल्य समय निकाल करके आज के हमारे कार्यक्रम को संपन्न बनाए। इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय श्री हितेश मौर्य जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज हम सबको आशीष प्रदान किए। बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त देता हूँ सर। माननीय श्री यज्ञ जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय यज्ञ जी, जब भी हमने आपको सादर आमंत्रित किए हैं, अपना बहुमूल्य समय विश्वविद्यालय को दिए हैं, इसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय श्री जयराम दास जी, आपका भी मैं इस मंच के माध्यम से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने हमें बहुमूल्य समय निकाल करके
आज के हमारे संवाद कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैं आभार व्यक्त करता हूं आज हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री अमित राम टेके जी, जिन्होंने बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच उपस्थित हुए आज के हमारे कार्यक्रम को सफल बनाए। इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय श्री परेश टांडी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें बहुमूल्य समय दे करके आज के हमारे कार्यक्रम को सफल बनाए। हमारे बीच उपस्थित प्रोफेसर सुपर कुमार बोले सर जी, उपस्थित मिश्रा सर जी, डॉक्टर सुकृता मैडम, डॉक्टर विनोद कुमार सोनी सर, डॉक्टर समीर ठाकुर सर, सुश्री मौसमी विश्वास मैडम, उपस्थित हमारे समस्त प्राध्यापकगण और उपस्थित यहाँ पर छात्र छात्राओं, प्रतिभागियों और हमारे शहीद महेंद्र कर्मा के माननीय कुलपति प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव सर, जो किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन सर का आशीर्वाद हमेशा हमारे कार्यक्रम पर बना रहता है। उनको भी मैं आज मंच के माध्यम से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय कुल सचिव साहब डॉक्टर राजेश लालवानी सर का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर सुशील कुमार सर का, जो हमेशा से हमें एक प्रेरणा और एक ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। और उपस्थित मीडिया प्रभारी हमारे आदरणीय जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं मीडिया बंधु, आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमें जितने भी साथी आज के कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया है, मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हम कार्यक्रम को समापन राष्ट्रगान के साथ करेंगे और कृपया सभी अतिथियों से मैं आग्रह करता हूं कि भोजन की व्यवस्था है, भोजन लेकर के सभी जाके सभी अपने स्थान पर खड़ा हो जाएं और राष्ट्रगान के साथ ही आज के यह सम्मान कार्यक्रम का समापन करेंगे। सभी राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़ा हो जाएं। राष्ट्रगान